जी हाँ साथियों, आज के इस वीडियो में अपन गुणनखंड, गुणज, सार्वगुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड से संबंधित महत्वपूर्ण कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो अभी बात करते हैं गुणनखंड और गुणज की। ये क्या होते हैं और किस तरीके से, ठीक है। इसको समझने के लिए हम एक नंबर लेते हैं 24। इधर भी एक नंबर ले लेते हैं 24। अब 24 को किस किस के मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं, वही इसके गुणनखंड होंगे, ठीक है। जैसे 1 × 24 लिख दिया, उसके बाद 2 × 12 लिख दिया, उसके बाद 3 × 8 लिख दिया, उसके बाद 4 × 6 लिख दिया, उसके बाद अब 5 पे जाएंगे, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 पे वापस, कुल मिला के चीज़ें वापस से ऐसे ही रिपीट होना शुरू हो जाएगी। 6 × 4 हो जाएगा, फिर 8 × 3 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये इन रूपों में अपन चॉइस को लिख सकते हैं। 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6, ठीक है। अब ये सब के सब क्या हुए, 24 के गुणनखंड हुए। क्यों हुए? क्योंकि गुणनखंड मतलब जो मूल संख्या है उसको टुकड़ों में गुणा करते हुए लिख सकते हैं, वही उसके गुणनखंड होते हैं, ठीक है। जैसे कि 12 × 2 लिख दिया, तो ये 12 और 2 इसके गुणनखंड हुए। तो गुणनखंड मतलब यानी कि गुणा करते हुए, खंड मतलब टुकड़ों में लिखना किसी संख्या को, तो ये गुणनखंड हुए। अब गुणज में चल जाते हैं। गुणज का मतलब कोई भी कोई भी दो संख्याएं जिनको गुणा करने पे वो संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। जैसे कि 4 × 6 ले लिया अपन, 12 × 2 भी ले सकते थे यहाँ पे। तो 4 × 6, ठीक है। तो इसको जो ये चॉइस है, इसको अपन क्या कह सकते हैं यहाँ पे, ये ऐसे कह सकते हैं जैसे कि इसको 4 का गुणज भी कह सकते हैं और 6 का गुणज भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं ये देख लीजिए। पहले गुणनखंड क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि अब 24 के गुणनखंड लिखते हैं अपन, क्या क्या हुए। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद 12 हो गया और 24 हो गया। तो कितने हो गए? 1 3 6 8, टोटल 8 गुणनखंड हो गए 24 के। अब ये तो हुए गुणनखंड, और ऐसे ज्ञात करते हैं किसी भी संख्या के गुणनखंड, ठीक है। उसको तोड़ते जाइए, जब तक टुकड़ों में गुणा करते जाइए, जब तक कि चीजें रिपीट होना शुरू नहीं हो जाती। अब गुणज, गुणज की बात कर लेते हैं। चॉइस को यहाँ पे 4 का गुणज भी कह सकते हैं अपन और 6 का गुणज भी। अब कैसे है? जैसे कि 4 और 6 लिख दिया। अब गुणज का मतलब इनका गुणा, गुणा का मतलब जैसे 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, 4 × 3 = 12, इस तरीके से आगे करते जाएं। 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, ठीक है। अब 6 × 1 = 6, 6 दूनी 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30। अभी आगे अनंत तक चलेंगे, ठीक है। इसके गुणा अनंत तक चलेंगे, कितना भी आगे तक बढ़ा सकते हैं अपन इसको। तो अब ये 4 के गुणज में चॉइस आया या नहीं आया? यहाँ पे देखिए ये आ रहा है, तो ये चॉइस को 4 का गुणज भी कह सकते हैं और 6 का गुणज भी, क्योंकि 6 के गुणज में भी चॉइस आ रहा है। तो अपन कुछ चीजें क्लियर करते हैं। पहली बात गुणनखंड में क्लियर करते हैं, किसी भी संख्या के जो गुणनखंड होते हैं या तो उस संख्या के बराबर होंगे या उससे छोटे होंगे। बराबर या छोटे होंगे, ठीक है। जो गुणनखंड होंगे किसी भी संख्या के, वो गुणनखंड, ठीक है, किसी भी संख्या के गुणनखंड उस संख्या के बराबर होंगे या छोटे होंगे। अब गुणज की बात करते हैं। अब जैसे कि 6 के गुणज हैं, अब थोड़ा फोकस कीजिएगा यहाँ पे। जैसे 6 के गुणज है, 6 के गुणज ले लिया अपन ने, 4 के गुणज है, 4 के गुणज ले लिए, ये सब है। तो ये 6 का गुणज है, ये सब के सब 6 के गुणज हैं। वो या जैसे कि यहाँ पे फोकस कीजिए, जो ये 6 के गुणज है उसमें 6 12 18, तो स्पष्ट क्या हो रहा है, जो किसी भी संख्या के गुणज है, जैसे 6 के गुणज है, किसी भी संख्या के गुणज या तो उस संख्या के बराबर होते हैं, जैसे कि 6 हो गया, या उससे बड़े होते हैं, छोटे नहीं होते, ठीक है। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। उस संख्या से के बराबर या बड़े होते हैं, या बड़े होते हैं,
मैं गुणज की बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो गुणनखंड में क्या हुआ, जैसे 24 के गुणनखंड है ये सबके सब, तो मैक्सिमम लास्ट क्या है 24 है, मतलब सबके सब 24 से छोटे हैं या अंतिम रूप से उसके बराबर हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 6 के गुणज ले लिया हमने, 6 12 18, तो मिनिमम 6, उसके अलावा सबके सब बड़े हैं, तो संख्या के बराबर या बड़े ही होंगे गुणज, न कि छोटे होंगे, ठीक है। अगला कंसेप्ट देखते हैं गुणनखंड में, किसी भी संख्या का खुद संख्या, खुद संख्या क्या होती है, गुणनखंड होती है, एक गुणनखंड होती है, अन्य गुणनखंड भी होते हैं लेकिन खुद संख्या भी गुणनखंड होती है, खुद का गुणनखंड होती है, ठीक है। और किसी भी संख्या में खुद संख्या भी गुणज होती है, संख्या भी गुणज होती है, ठीक है। अब चलते हैं अपन किस पे, गुणनखंड क्लियर हो गए अपने और गुणज क्लियर हो गए। अब चलते हैं सार्वगुणनखंड पे, ये गुणनखंड सार्वगुणनखंड सबके सब क्लियर होंगे। सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड को ही क्या कहते हैं अपन, उभयनिष्ठ गुणनखंड। गुणनखंड, इसको ही अपन क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब जैसे कि दो संख्याएं ले लेते हैं अपन, 24 ले ली हमने और 16 ले ली, ठीक है। 24 के गुणनखंड कर दीजिए, 24 के गुणनखंड क्या क्या हुए, तो वही 8 गुणनखंड लिख लीजिए, 1 2 3 4 6 8 12 24, ये हो गए 8, 4 और ये 4, 8 गुणनखंड हो गए, ठीक है। इस तरीके से 1 2 3 नहीं होगा, 4, उसके बाद 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8, उसके बाद 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, खुद 16 होगा, ठीक है। तो इसके ये 5 गुणनखंड आ गए, इसके टोटली 8 गुणनखंड आए। सार गुणनखंड का मतलब क्या है कि उभयनिष्ठ। अब उभयनिष्ठ कौन कौन से हैं, 1 है दोनों में, 2 है, ठीक है, 3 नहीं है, 4 है, 6 नहीं है, 8 है, 16 नहीं है, ठीक है। तो संख्या 16 व 24 का सार गुणनखंड अगर पूछे तो अपन क्या लिखेंगे, जो कॉमन है दोनों के गुणनखंडों में वो इनके सार गुणनखंड हो जाएंगे, 1 2 4 और 8 इनके सार गुणनखंड हुए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अब सार गुणनखंड को ही उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब हमारा हो गया गुणनखंड सार गुणनखंड, अब चलते हैं अभाज्य गुणनखंड पे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर, ठीक है, प्राइम फैक्टर। अभाज्य गुणनखंड को क्या कहते हैं, प्राइम, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर और अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर। अब अभाज्य गुणनखंड जैसे कि 24 एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं अपन, इसके गुणनखंड जैसे कि हमने किए थे 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, उसके बाद 4 × 6, ये हमने इसके गुणनखंड किए थे। अब अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है कि जो इसके गुणनखंड आए 24 के वो केवल अभाज्य संख्या में आने चाहिए। तो अब भाई साहब इनको तोड़ देते हैं, एक को क्या तोड़ेंगे, एक तो पहले से ही टूटा हुआ है, ठीक है। 24 को तोड़ते हैं मुख्य रूप से मैनली से, 12 × 2, ठीक है। वापस से 24 कैसे आएगा, 12 × 2 करने पे, ये चीज यहाँ पे लिख दी गई। इनको इसको 12 2 की जगह 3 × 8 लिख सकते थे, 4 × 6 लिख सकते थे, ठीक है। अब 12 को तोड़ेंगे 3 × 4, ठीक है। अब इस 4 को तोड़ेंगे 2 × 2, ये 2 है से यही, कुल मिला के क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 × 2 × 2, ठीक है। ये लिख सकते हैं इस चीज को अपन, 1 × 1 × 24 को, ठीक है।
अब इसको भी लिखना चाहें तो ये भी यही आएगा, तोड़ के देख लीजिए आप, 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। अब इसको भी तोड़ना चाहें तो आप अंतिम रूप से जो अभाज्य संख्या में इसको तोड़ के लिखेंगे तो ये भी यही आएगा, ठीक है। 8 को 3 बार लिख दिया, क्योंकि अपन को किस में लिखना है, अभाज्य संख्या में। और अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, ठीक है, 17, 19, ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, जिनका अ, एक तो जिनमें खुद का भाग जाए और एक का भाग जाए, मतलब जिनके केवल दो ही गुणनखंड हो, तीसरा गुणनखंड नहीं हो, वह अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और एक एक ही अभाज्य संख्या जो सम है वो भी 2 ही है, ठीक है। अन्य सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। तो कुल मिला के 4 × 6 को भी अपन लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 × 2 × 3। तो अभाज्य संख्याओं में इसका 24 का हमने गुणनखंड लिखा, तो इस तरीके से चीजें आई सामने। एक ही जो ये एक ही चीज दिखाई दे रही है वो बार बार आ रही है, ठीक है। तो यही इसका क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा। अब इसको लिख लेते हैं अपन, 2 × 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1। अब हमेशा जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं उनमें क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, जैसे कि 24 की जगह 1024 दे दिया, इस तरीके से अलग अलग संख्याएं बड़ी बड़ी दे देते हैं, 24 की घात 24 दे दिया, ऐसे इस तरीके से संख्याएं देते हैं वहां पे तगड़ी तगड़ी। तो वहां पे गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड हमको निकालने होते हैं, तो इस तरीके से पावर में लिखते हैं। और उनके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो जैसे कि 1, 2, 3, 4 डायरेक्ट भी बता सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में अपन को क्या करना है, जो अभाज्य संख्याएं होती है उनकी पावर में लिखना है चीजों को, ठीक है। जैसे कि हमने 2 की घात 3 लिख दिया और 3 की घात 1 लिख दिया यहाँ पे। अब जो पावर है उनको जोड़ लीजिए, 3 × 1, तो 4 अभाज्य गुणनखंड होंगे 24 के। क्योंकि अपन इनको सीधा भी गुण सकते हैं इस तरीके से, लेकिन जब संख्याएं बड़ी होंगी तो हमको ऐसे पावरों में लिख के डायरेक्ट जोड़ने में आसानी रहेगी, ठीक है। ये उसी तरीके से जैसे कि 5 × 5 × 5 × 5। अब कह रहे हैं भाई 5 कितनी बार है, ठीक है। तो अपन एक तो ऐसे गुने, 1, 2, 3, 4, 5, 5 5 बार है, अपन ऐसे गिन के बताएं। एक हमने लिख दिया 5 की पावर 5, तो सीधा बता दिया ना कि 5 बार है 5, पावर में लिखने से, ठीक है। अब चलते हैं कि भाई जब ऐसा आता है क्वेश्चन कि भाई सीधा डायरेक्ट अभाज्य गुणन वो संख्या देके उसका हमसे क्या पूछता है कि भाई इसके कितने गुणनखंड होंगे। हम अब ऐसे थोड़ी है कि भाई जैसे 24 के किए थे यहाँ पे अलग अलग 1 × 24, 2 × 12, इस तरीके से अलग अलग करने थोड़ी बैठेंगे वहाँ पे। सीधा अभाज्य गुणनखंड निकालना आसान होता है। जैसे कि 24 का अभाज्य गुणनखंड निकालने की जो शॉर्ट विधि है, जो कि आप जानते हैं, नॉर्मली आप करते हैं उसको, तो उसमें क्या होता है, अपन अभाज्य संख्या 2 से भाग देना शुरू करते हैं, 12, फिर वापस से 2 से भाग देते हैं, 6, फिर वापस से 2 से, फिर 3, फिर जो अगली अभाज्य संख्या उसका प्रयोग करते हैं, 3 है, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐसे निकाल लेते हैं अपन अभाज्य गुणनखंड, तो ये तो बिल्कुल ईजी है, ठीक है। अब अपन को अभाज्य गुणनखंड निकालना तो आ गया। अब इसके अगर गुणनखंड पूछे तो अपन ऐसे टुकड़ों में करने तो बैठेंगे नहीं, 1 × 24, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, जैसे 2 की घात 3 लिख लिया और 3 की घात 1 लिख लिया, तो अपन को क्या करना है, जो 3 है इसकी पावर है उसमें 1 ऐड करना है, 1 ऐड करना है दोनों जगह, और उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3 + 1 मल्टीप्लाई 1 + 1, तो 4 × 2 करना है तो 8 आ जाएगा, और 8 ही इसके टोटल गुणनखंड होंगे। अब ये कैसे हुआ इसका बेसिक समझते हैं। जैसे 2 की पावर 3 को क्या क्या लिख सकते हैं अपन, 2 की पावर 0, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। एक मिनट, इसको हॉरिजॉन्टल लिख देते हैं पहले। 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 को ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं अपन, ठीक है।
यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई गलत लगा दिया, ध्यान रखना है। 2 की पावर 3 को अलग अलग इस तरीके से लिख सकते हैं अपन, और 3 की पावर को 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब जिस तरीके से हमने 2 की पावर 3 को लिखा है अलग अलग, जैसे 2 की पावर 0 1 होता है, इसका जो इसके जो गुणनखंड है उसको निकालने की ये ट्रिक है या इसका बेसिक है, आप मान सकते हैं। 2 की पावर 0 1 हो गया, 2 की पावर 1 2 हो गया, 2 की पावर 2 4 हो गया, और 2 की पावर 3 क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब 3 की पावर 0 1 हो गया, 3 की पावर 1 3 हो गया, ठीक है। अब ये दोनों चीजें हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है, जैसे अपन समुच्चय में करते हैं। जैसे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक बार इन सभी को, 1 2 4 8। अब एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन सभी को, 3 6 12 24। तो ये सभी के सभी 8 गुणनखंड हमारे निकल के आ जाते हैं, किससे, इस तरीके से। अपन ऐसे अगर कोई ऐसे पूछ ले भाई, कोई भी अपना जो स्टूडेंट है या आपका जो सहपाठी है, वो ऐसे पूछ ले कि भाई कैसे आया, अपन पूछ ही लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है, अपन ने इनकी पावर में 1 ऐड करके सीधा मल्टीप्लाई करके 8 बता दिया उसको कि भाई 8 इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे, या 8 इसके गुणनखंड होंगे। तो कैसे होंगे उसको बताना आपको इस तरीके से। 2 की पावर 3 को इस तरीके से अपन अलग अलग लिख सकते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है। 3 की पावर 1 तक भी अपन इसका इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, ठीक है। तो जो ये 2 की पावर 0 था उसको सोल्व करेंगे तो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो 1 और 3 आ जाएगा। अब इसको समुच्चय को जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, समुच्चय में अवयवों को इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये 8 जो प्राप्त होंगे आपको अवयव, यही इसके 24 के अब जो गुणनखंड होंगे, फैक्टर होंगे, वो होंगे, ठीक है। तो संख्या ज्ञात करनी है तो सीधा इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। जो मल्टी पावर है उसमें 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी, और गुणनखंड ज्ञात करने हैं तो इस तरीके से अपन ज्ञात कर सकते हैं। और अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करनी है तो डायरेक्ट जो पावर है उनको ऐड कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये गुणनखंड, सार गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड जो आप को हमने इस वीडियो में समझाया, आपके शायद समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहा है तो आप वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।